हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन पाथ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या करंट अफेयर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ग्लोबल लेवल पर इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें इंडिया का भी कुछ डेटा आया है और ये बताया जा रहा है कि बिटवीन 1990 एंड 2024 द कैपिटल शेयर ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज्ड इन 56% ऑफ द कंट्रीज। जो कैपिटल शेयर है, मतलब जो लोगों की वेल्थ इंक्रीज हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सो कैपिटल ऑनर्स गेन्स, जिनके पास वेल्थ है उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास है या जो सर्विस क्लास है, उनको लॉस देखने को मिला है, जिससे वेल्थ गैप वेल्थ इनइक्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आइए स्टडी करते हैं वन बाय वन। एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी बताया जा रहा है कि 83% ऑफ द कंट्रीज हैव हाई इनकम इनइक्वालिटी, दैट इज गिनी इज मोर देन 0.4। जो गिनी कोफिशिएंट है वो 83% कंट्रीज में 0.4 से भी ज्यादा है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट रहता है 0 to 1 के इन बिटवीन। 0 मीन्स द लीस्ट इनइक्वालिटी एंड 1 मीन्स द हाईएस्ट इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल टूल है इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व पे हम डेटा प्लॉट करेंगे और उसका जो हम डेटा का एरिया फाइंड आउट करेंगे वो गिनी कोफिशिएंट से करते हैं। कुछ इस टाइप का हमारे पास कर्व रहता है गिनी कोफिशिएंट का। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी रहती है और ये लॉरेंस कर्व रहता है। जो ये एरिया काउंट करते हैं हम, ये एरिया काउंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ गिनी कोफिशिएंट। तो ये गिनी कोफिशिएंट हमें बताता है कि किस कंट्री में कितना इनइक्वालिटी है। तो 83% कंट्रीज में 0.4 से भी ज्यादा देखा गया गिनी कोफिशिएंट। It represents 90% of the world's population. These 83% of the countries represent 90% of the world population. So 90% of the world population is facing inequality these days in terms of wealth, in terms of income. Clear? आगे चलते हैं। तो ये गिनी के बारे में हमने बात किया। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी और द लीस्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, और 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। ओके, स्ट्रक्चरल कॉजेज की बात करें, क्या कॉज देखने को मिले हैं इनइक्वालिटी में। सबसे पहले बात की गई है द राइजिंग कैपिटल शेयर की। कहते हैं जी, ग्लोबलाइजेशन के बाद की अगर हम स्टडी करें, हाइपर ग्लोबलाइजेशन के बाद की हम स्टडी करें, तो कैपिटल शेयर नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है 56% ऑफ द कंट्रीज में, कवरिंग 74% ऑफ द पॉपुलेशन। कैपिटल इनकम में आपके प्रॉफिट्स आ जाते हैं, रेंट आ जाता है और डिविडेंड आ जाता है। तो अगर आपके पास फिजिकल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तब आपकी वेल्थ में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जो नहीं इन एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास सेविंग्स हैं ज़्यादा, तो वो इतना गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे बैक साइड पे आप एक फिगर देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ये दिखाया गया है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में क्या कैपिटल शेयर है और जो अमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनमें क्या इनकम या नेशनल इनकम का शेयर है कैपिटल प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो जो लेबर का शेयर है नेशनल इनकम में वो डिक्रीज होता जा रहा है। वेज एंड सैलरी इनकम हैज लैग्ड बिहाइंड द कैपिटल रिटर्न्स। तो जितना वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है उतना इनकम में इंक्रीज नहीं हो रहा, या सैलरीज में इंक्रीज नहीं हो रहा, वेजेस में इंक्रीज नहीं हो रहा लेबर क्लास के लिए। बट जो वेल्थ में इंक्रीज है, ठीक है, जो फिजिकल एसेट से मेरे पास कोई जमीन था, लैंड था, मैं लैंड में जो इंक्रीज आया है वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पर इंक्रीज आया है। और जो सैलरीज और वेजेस में इंक्रीज है वो नॉमिनल सा एक लीनियर लेवल पर इंक्रीज देखने को मिला। तो जो वर्कर्स का शेयर है नेशनल इनकम में वो डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल लेवल पर। देन हम अनइक्वल कैपिटल ऑनरशिप की बात करेंगे, जिससे इनक्वालिटी रिप्रेजेंट हो रही है। दैट 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्न्स नो कैपिटल इनकम। पूरे वर्ल्ड में 85% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी कोई कैपिटल इनकम नहीं है। दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जिनसे उनको कोई कैपिटल गेन्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, 97% ऑफ द पॉपुलेशन लेस देन $1 पर ईयर इन कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपके पास इंडिया में 97% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास कोई वेल्थ नहीं है और उन वेल्थ से उनको $100 से भी कम की कैपिटल इनकम हो रही है एक साल में। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, वेल्थ और एसेट कंसंट्रेशन स्मॉल एलीट हैंड के पास ही रह जाए। जो स्मॉल एलीट ग्रुप हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल इन नंबर बट एलीट इन कैटेगरी, उनके पास ये वेल्थ ज्यादा रह जाएगी। तो इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा स्मॉलर हैंड्स में। ठीक है, देन लेबर इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो सीईओ वर्सेस वर्कर की सॉरी
सीईओ वर्सेस वर्कर की पे की बात करें तो पिछले 5 साल में सीईओ का पे ग्रेड बढ़ा है लगभग 50% से, और वर्कर्स का पे ग्रेड 1% पर भी नहीं बढ़ पाया पिछले 5 साल। तो इम्प्लीकेशन क्या होगा इससे? इंट्रा लेबर इनकम डिस्पैरिटीज भी इंक्रीज हो रही। अगर आप सेम कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की पे अगर जॉब कर रहे हो तो वो इंट्रा लेबर इनकम इनइक्वालिटीज जनरेट कर रहे हैं, जब सीईओ की इनकम 50% पे बढ़ रही है और आपके नॉर्मल वर्कर की इनकम 1% पर भी नहीं बढ़ रही। क्लियर? आगे चलते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट वेल्थ हैज ग्रोन रैपिडली ड्यू टू द एसेट एक्यूमुलेशन बाय द रिच। तो प्राइवेट वेल्थ ज्यादा तेजी से बढ़ी है, पब्लिक वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुआ है, लीडिंग टू नेट गवर्नमेंट डेट इन सेवरल कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के साथ खरी नहीं उतर पा रही हैं, स्टेट्स के डेट बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट है या ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उनके फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं। तो फिस्कल कंस्ट्रेंट पैदा होते हैं जिससे सोशल स्पेंडिंग और रिडिस्ट्रीब्यूशन खराब होती है, वेलफेयर एक्टिविटीज पर कम खर्चा होता है, ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। देन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में एक एग्जांपल दिया गया था आर्टिकल में, दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन आर 2 times मोर लाइकली टू डाई इन चाइल्ड बर्थ देन द वाइट। तो हेल्थ केसेस में भी आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी का भी रीजन है, इनकम इनइक्वालिटी का भी रीजन है, वेल्थ इनइक्वालिटी का भी रीजन है। तीनों लेवल पर जो आपकी इनइक्वालिटी है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्थ पर इफेक्ट कर रही है, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे मॉरली, चाहे एथिकली, सोशली, सोलली, किसी भी लेवल पर आपको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है अमंग द केरला वुमेन इज लोअर। अगर हम कंपैरिजन देखें एडवांस्ड इकोनॉमीज का इंडिया के साथ, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो केरला में लोअर है, बल्कि यूएसए और अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज में आपके पास 2 times मोर लाइकली चांस है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डेथ हो जाएगा किसी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन का रादर देन द वाइट वुमेन, ठीक है। तो ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या ट्रांसलेट कर रही हैं? सोशल और हेल्थ डिस्पैरिटीज ट्रांसलेट कर रही हैं। क्लियर? तो ये एक अच्छा डेटा है, हम इसको कोट कर सकते हैं कि जी किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है, और कैपिटल गेन्स में दिक्कत आ रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ सहकार डिजीपे, ये फर्स्ट ऐप का नाम है, और सहकार डिजी लोन ऐप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव चल रहा है 2025, जिसमें जो लीडिंग कंट्री है वो इंडिया है। तो जो कोऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, वो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अमित शाह जी ने कहा कि 1 कोऑपरेटिव बैंक होगा पर सिटी, इसके लिए उन्होंने 2 ऐप भी लॉन्च किए, ठीक है। और एनपीएस के लिए कहा जा रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 0.6% से कम होके, सॉरी 2.8% से कम होके वो 0.6% रह गए हैं, 2.8% से कम होके 0.6% रह गए। एनपीएस क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? बैंक ने कोई लोन दिया, उस लोन पे ईएमआई या इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट मतलब जिस एसेट से हमें इनकम हो रही है, रिटर्न्स मिल रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कोई ऐसा एसेट जिससे हमसे हमें इनकम या रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो एनपीएस कम हुए हैं मतलब बैंक्स की लिक्विडिटी स्ट्रांग हुई है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हुई है, तो ज्यादा बैंक्स ओपन करने की बात आ रही है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फिनटेक्स या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकार कहते हैं हमने 2 ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, और हमारा मोटिव है कि पर सिटी एक कोऑपरेटिव बैंक तो होगा ही होगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। दिस एप्स लॉन्च ड्यूरिंग द कोऑपरेटिव कुंभ 2025 एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। तो 2025 को, जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 2025 को माना गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और इसका लीडिंग कंट्री इंडिया है। तो इंडिया में एक कोऑपरेटिव कुंभ हुआ लास्ट वीक, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और अर्बन कोऑपरेटिव्स क्रेडिट सेक्टर, जिसमें 2 ये नई एप्स लॉन्च की गई। कौन ऑर्गेनाइजर था? नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी, NAFCUB, ये नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका ऑर्गेनाइजर था इस कोऑपरेटिव कुंभ का। तो देखते हैं जो 2 नई ऐप्स लॉन्च की गई हैं इनका क्या मोटिव है। सहकार डिजी पे में इट विल अनेबल फॉर इवन स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑफर डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। चाहे कोई स्मॉल लेवल पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यूसीबी है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यूसीबीज के साथ डिनोट किया जाता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर प्रोवाइडिंग देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इन द अर्बन एरियाज ओनली। तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, अब वो भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साहकार डिजीपे ऐप। ठीक है, इट एनहांसेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल सेक्टर में एनरोल हो पाएंगे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे कोऑपरेटिव बैंकिंग का इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सही बात है, डिजिटल पेमेंट्स होंगी, लोग ज़्यादा फाइनेंशियली इंक्लूड होंगे, डिजिटाइजेशन में हेल्प मिलेगा और डिजिटल इंडिया का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। ठीक है, देन दूसरी ऐप है साहकार डिजी लोन। इसमें यूसीबीज प्रोवाइड करेंगे डिजिटल लैंडिंग टू द डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेहतरीन सर्विसेज दे पाए। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग में क्या होगा, आपको फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली केवाईसी की जरूरत नहीं है। एक ऑनलाइन ऐप है साहकार डिजी लोन के नाम से। अगर आपको किसी कोऑपरेटिव बैंक में लोन अप्लाई करना है, आप ये ऐप इंस्टॉल करें, घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, केवाईसी करवाया जाएगा, देन अगर आपकी कोई लोन लिमिट बनती है तो वो प्रोवाइड की जाएगी। इट सीक्स टू मॉडर्नाइज द क्रेडिट डिलीवरी एंड इम्प्रोवाइज द एक्सेस टू स्मॉल बोरोवर्स। तो ज्यादा जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको इजीली एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहते हैं जी डिजिटल एम्पावरमेंट होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, इंक्लूसिविटी स्ट्रांग होगी, ज्यादा से ज्यादा यूसीबीज इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे और ये जो हमारा साहकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, वो लार्जर विजन हमारा 2047 तक अचीव होगा कि ज्यादा कोऑपरेटिव्स की हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लियर? अभी तक अचीवमेंट क्या है, एनपीएस जो है वो कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के वो कम हुए हैं, 2.8% से 0.6% पे आए हैं लास्ट 2 इयर्स में, जो कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन में रह के और ऑपरेशनल हेल्थ जो है वो ज्यादा स्ट्रांगर हो रही है। एनपीएस के कम होने के साथ बैंक्स ज्यादा स्ट्रेस्ड लोन नहीं दे रहे, सब स्टैंडर्ड लोन नहीं दे रहे, वो ज्यादा प्राइमरी लोन्स दे रहे हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव लोन्स दे रहे हैं, उन लोन्स की रीपेमेंट भी टाइम पर आ रही है। ठीक है, एक्सपेंशन टारगेट क्या है, गवर्नमेंट कहते इट एम्स टू एस्टैब्लिश वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन एवरी सिटी विद अ पॉपुलेशन ओवर 2 लाख विद इन 5 ईयर्स। तो 2030 तक आने वाले 5 साल में सरकार कहते हम उन सब सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, उन सब सिटीज में हम वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या होगा इससे, इंडिया का कोऑपरेटिव क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो compete कर पाएंगे कमर्शियल बैंक्स के साथ या फिनटेक कंपनीज के साथ, और कोऑपरेटिव मॉडल हमारा स्ट्रांग होगा, ज्यादा इंक्लूसिविटी हम अचीव करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोऑपरेटिव सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये इजीली हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या प्रॉज में लिख सकते हैं। कॉन्स में आपके एक ही पॉइंट आता है जी कि अनअवेयरनेस है, ये साथ में हम लिंक कर सकते हैं कि जो डोरमेंट अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना इतने अच्छे से अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया है। ठीक है, प्लस लोगों के पास अभी भी जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ मनी मार्केट लैंडिंग अवेलेबल है, वहाँ पर लोग कोऑपरेटिव सेक्टर्स के साथ शायद ज़्यादा इतना ना जुड़ पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनको थोड़ा काम करना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ही ग्रांट अफेयर था जिसमें हमने अक्टूबर का इन्फ्लेशन देखा, रिकॉर्ड लो पे है इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो अपने रिकॉर्ड लो पे है अक्टूबर 2025 में 0.25%। ठीक है, तो मतलब सितंबर 2025 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.25% ही इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छा इफेक्ट है, सरकार अच्छे से फिस्कल प्रूडेंस में काम कर रही है, फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा रहा है। ठीक है, लोगों के पास मनी मैनेजमेंट के टूल्स बहुत अच्छे हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। द नेक्स्ट करंट अफेयर था, यूएस टैरिफ ने हिट किया है इंडियन इकोनॉमी को। कैबिनेट ने क्लियर किया 25,000 करोड़ रुपीस के आसपास का एक नेशनल एक्सपोर्ट्स मिशन, एक नेशनल एक्सपोर्ट मिशन प्रोवाइड किया गया। कैबिनेट कहते जी 25,060 करोड़ के से साथ हम नेशनल एक्सपोर्ट मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का जो 50% यूएस टैरिफ लगाया गया है अगस्त 2025 से, उसमें इंडिया जो है वो चाहता है कि मैं अपना एक्सपोर्ट इकोसिस्टम खराब ना होने दूं, पर जो चाइना यूएस डील है उसके साथ हम चाहते हैं कि इंडिया का भी डिजिटल फुटप्रिंट इन द एक्सपोर्ट मार्केट हम इंक्रीज कर सकें। क्लियर? तो देखते हैं क्या है ये नेशनल एक्सपोर्ट मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन या नेशनल एक्सपोर्ट
मिशन जो है ये अनाउंस किया गया था बजट के साथ, बजट 2025 के साथ। ठीक है, तो लगभग 10 महीने होने को आ गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि डिले हो गया है, बट कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को सोचने के लिए टाइम चाहिए था, तो किन-किन चीज़ों के लिए क्या-क्या काम करना है। इंडिया पर एक्सपोर्ट के केस में टैरिफ लगा यूएसए की तरफ से 50% जो कि 27 अगस्त से लागू हो रखा है और ये हाईएस्ट है ग्लोबली आफ्टर चाइना। चाइना पर सबसे ज़्यादा लगा है, इंडिया उसके दूसरे नंबर पे आ रहा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए के साथ हमारे डिक्लाइन हुए हैं 12% से सितंबर 2025 में। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट कम हुआ है अराउंड 9.4%। टेक्सटाइल और अपैरल्स का एक्सपोर्ट जो कम हुआ है लगभग 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के मुकाबले 10% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हुआ है इंडिया से। तो एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा अच्छा हिट हुआ है। इसको बचाने के लिए अब सरकार कहते क्या कर रहे हैं? सरकार कहते हैं 6 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक हमने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया जिसमें अराउंड टोटल आउटले दिया गया है 25,000 करोड़ का इन 6 सालों के लिए। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन को मॉडर्नाइज करना है, कॉस्ट को कम करना है और जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं टैरिफ लगने के कारण, उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फोकस एरिया कौन-कौन से हैं? टेक्सटाइल एंड अपैरल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स। ये एरियाज़ को हम ज़्यादा फोकस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो इन चारों एरियाज़ का या 5 एरियाज़ का नाम आ सकता है, पूछा जा सकता है कौन इनमें से फोकस एरियाज़ हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गवर्नमेंट कहते हैं हम क्या प्रोवाइड करेंगे? कहते हैं जी एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा 20,000 करोड़ का। किसके साथ? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स के साथ। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स के साथ। सरकार कहते हैं हम आपको रेवेन्यू सब्सिडी देंगे, हम आपको कैपिटल सब्सिडी देंगे, टैक्स माफ कर देंगे, ड्यूटीज माफ कर देंगे, जो भी एक्सपोर्ट के केस में लग रहे हैं, या आपको पोर्ट्स बना कर देंगे, या आपको पोर्ट पर वेयरहाउस बना के देंगे, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। आप हमसे लोन ले जाइए, क्रेडिट गारंटी आपके लिए हम देंगे। कोई पर्सन है जो वो एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, सरकार कहते हैं आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के लाओ। ठीक है, डिटेल्ड फिजिबल रिपोर्ट बना के लाओ, हम उसको एक्सेस करेंगे। हमको लगेगा कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो एक्सपोर्ट करने का तरीका है वो फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और बिहाफ पे आपकी गारंटी भी हम देंगे। दिस इज व्हाट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो 100% कवरेज मिलेगा बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी है जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। तो एक्सपोर्टर्स को स्पेशली एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री क्रेडिट एक्सेस मिल जाएगा अप टू 20,000 करोड़ का। क्लियर? आगे चलते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? कहते हैं जी फाइनेंशियल इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एंड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव अंडर वन फ्रेमवर्क। सरकार कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, दो स्कीम्स को इंडल्ज कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के साथ। पहला क्या है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या कहता है? सरकार कहते हैं कि जो नॉर्मली आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको हम कम करेंगे और आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको लोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम आपको इक्वलाइज्ड इंटरेस्ट करके लोन प्रोवाइड करेंगे। यह इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। और दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। सरकार कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी लायक है और अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सको, तो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दो वो प्रोडक्ट, गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे मार्केट में, फॉरेन मार्केट में एक्सेस आपको दिलाएंगे और आपके एक्सपोर्ट को वहां हैंडी करवाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? क्रेडिट अवेलेबिलिटी स्ट्रांग करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है एमएसएमईज के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल रूप में क्या सपोर्ट मिलेगा? कहते हैं जी नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम एड्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, सर्टिफिकेशंस को या कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाएगा और कंप्लायंसेस जितने भी हैं उनको ईजी किया जाएगा ताकि ईजी टू एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर सकें। फंडिंग फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केट एक्विजिशन, इन सब चीज के लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का बैरियर ना फेस करना पड़े और असिस्टेंस मिलेगा एक्सपोर्टर्स को एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाए न्यू ज्योग्राफीज को, न्यू इकोनॉमीज को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है कि इस मिशन को डिजिटली ड्रिवन बनाया जाएगा, फास्टर एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजर डिले से बचाने के लिए। हम देख सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाए जिससे आप अपना ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर?
ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है जी, अगर एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारा इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा चीप बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाएंगे, एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिक्विडिटी एनहांस की जाएगी तो इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स मार्केट में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ जी हमारे पास पैसा है, हम काम करेंगे, ठीक है। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो ग्लोबल चैलेंजेस या ग्लोबल टैरिफ रिजीम्स को देखते हुए बनाई जा रही है, तो इंडिया जो है वो एक्सटर्नल शॉक से बच सकता है इस पॉलिसी की हेल्प से, इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की हेल्प से। क्लियर? आगे चलते हैं। आरबीआई ने भी साथ में क्या किया? ट्रेड रिलीफ मेजर प्रोवाइड किए हैं। फ्रॉम लोन मोरेटोरियम टू क्रेडिट टेन्योर एक्सपेंशन, सेंट्रल बैंक ऑफर सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स अमिड ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। तो लोन मोरेटोरियम दिए गए हैं, मतलब डिलेड ईएमआई पेमेंट कर सकते हो आप, प्लस क्रेडिट टेन्योर एक्सटेंशन दिया गया है, आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए लोन दिया जाएगा उन लोगों को जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ज्यादा टैरिफ ने हिट किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज है। अप्रूव किया ये स्कीम यूनियन कैबिनेट ने, बजट 2025-26 में ये भी अनाउंस किया गया था। फाइनेंशियल 2025-26 से लेकर 30-31 तक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चलेगा, ये हमने अभी पढ़ा, 25,000 करोड़ का ये स्कीम है। नोडाल एजेंसी क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात है तो डीजीएफटी आ जाएगा इसका नोडाल एजेंसी। डिजिटल इंटरफेस के लिए सरकार कहते हैं सारे प्रोसेसेस को हम ऑनलाइन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में चलाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही सेम, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिजिटली ड्रिवन इकोनॉमी बनानी है और विकसित भारत गोल को अचीव करना है 2047 तक। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इनमें कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है? कहते सरकार कहते हम एक निर्यात प्रोत्साहन ऐप बनाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आई एम सॉरी, निर्यात प्रोत्साहन ऐप बनाएंगे, ठीक है। एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेंगे। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सपोर्ट होगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई फैक्टर चाहिए, प्लस अगर आपके पास अभी इनकम जनरेट नहीं हो रहा ताकि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपको मॉरेटोरियम मिलेगा, आपको डिलेड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। कोलेट्रल गारंटी हम प्रोवाइड करेंगे, जैसा हमने वो पढ़ा राइट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स, तो कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके बिहाफ पे गारंटी देंगे और क्रेडिट एनहांस किया जाएगा। एक्सपोर्टर को क्रेडिट कार्ड भी इशू किए जाएंगे ई कॉमर्स ट्रेड करने के लिए, और फैसिलिटेशन मिलेगा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के साथ, जो हमने एमएआई स्कीम मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव पढ़ा। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से स्कीम काम करेगी। तो ये पहला पोर्टल जो है निर्यात प्रोत्साहन, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और निर्यात दिशा जिसमें नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की हमने, मार्केट रेडनेस मिलेगा, कॉम्पिटिटिवनेस सपोर्ट मिलेगा, क्वालिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन सपोर्ट इजी करेंगे सरकार आपके लिए, ब्रांडिंग पैकेजिंग और डिजाइन असिस्टेंस आपको मिलेगी। एक्सपोर्ट के टाइम पे वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में सरकार आपको फंडिंग करेंगे, इनलैंड ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट मिलेगा, अगर विद इन द इंडिया अगर आप कोई भी लॉजिस्टिक्स का खर्चा उठा रहे हो सरकार कहते हैं वो हम आपको रीइंबर्स करेंगे, और ट्रेड इंटेलिजेंस के साथ, मतलब ज्यादा एक्सपर्ट ग्रुप की हेल्प के साथ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जाएगा। तो ये नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा, दो एप्स, चार एप्स टोटल हम पढ़ रहे हैं, निर्यात या पोर्टल्स, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा फॉर एक्सपोर्टर्स, एंड सहकार डिजीपे एंड सहकार डिजी लोन फॉर कॉपरेटिव्स। तो ये हम याद रखेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा याद रखें। क्लियर? आगे चलते हैं। देन सीड्स बिल 2025, सीड्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ₹30 लाख फाइन प्लस जेल अगर कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है जो लो क्वालिटी सीड का सेल कर रहा है तो उसको 30 लाख का फाइन और जेल भी हो सकती है, ऐसा ड्राफ्ट बिल में आया। तो है क्या ये सीड्स बिल, और इससे पहले कोई हमारे पास सीड्स बिल था या नहीं था, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तीन तरह की ऑफेंस कैटेगरी बनाई गई है, ट्रिवियल, माइनर और मेजर, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? कहते हैं जी इससे पहले हमारे पास सीड्स एक्ट था 1966, उसको रिप्लेस कर देगा और मॉडर्नाइज कर देगा। सीड्स एक्ट 1966 आता है जस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से 1 साल पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में आया था, जिसमें सरकार कहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर लो क्वालिटी सीड्स ना बनाए या ऐसे सीड्स ना बनाए जिनमें अडल्ट्रेशन हो। तो उसके लिए एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये ड्राफ्ट रिलीज कर देगा शायद नवंबर 25 के एंड तक। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्वालिटी, सर्टिफाइड और ट्रेसेबल सीड्स फार्मर्स के लिए बनाने हैं, सेल ऑफ स्पोरियस, अनरजिस्टर्ड और पुअर क्वालिटी सीड्स को कम करना है, स्ट्रेंथन करेगा ये रेगुलेटरी ओवरसाइट को ओवर द सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, सेल एंड इंपोर्ट।
इन सारी चीज़ों के लिए रेगुलेटरी ओवरसाइट जनरेट होगा, मॉडर्नाइज होगा ये एक्ट। प्रीवियस एक्ट में जो कुछ रिडंडेंट शेड्यूल्स और आर्टिकल्स हैं उनको डिलीट किया गया, नए आर्टिकल्स ऐड किए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में बात आई है, तो काफ़ी चीज़ों में अपडेशंस आया है। जब फाइनलाइज होके आ जाएगा उसके बारे में दोबारा डिटेल में बात करेंगे। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, ऑल सीड वेराइटीज एक्सेप्ट द फार्मर्स वेराइटी एंड एक्सपोर्ट ओनली वेराइटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर सीड। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सेलर कोई भी सीड बेचना चाहता है जो एक्सेप्ट फार्मर्स वैरायटीज, फार्मर्स वैरायटी मतलब जो फार्मर्स रूटीन में सेल परचेज करते हैं, और एक्सपोर्ट ओनली वैरायटीज जो सीड्स की क्वालिटी सिर्फ एक्सपोर्ट्स होने के लिए बनी है, बाकी जो इनलैंड डोमेस्टिक सेल के लिए सीड्स की क्वालिटी बन रही है उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा माल बेचने से पहले। देन एग्जिस्टिंग नोटिफाइड वैरायटीज अंडर द सीड्स एक्ट 1966 आर डीम्ड रजिस्टर्ड। जो पहले से ही सीड्स की क्वालिटी रजिस्टर्ड है अंडर द सीड्स एक्ट 1966 उनको ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेसेबिलिटी होगी, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस डेटा सरकार को मिल पाएगा फर्दर पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस क्या है, 3 तरीके से है, ट्रिवियल, माइनर और मेजर। ठीक है, अलग अलग ग्रेडेड पर पेनल्टीज है बेस्ड ऑन द सेवेरिटी एंड इंटेंट। ट्रिवियल में सबसे कम पेनल्टी होगा, माइनर में थोड़ा सा पेनल्टी का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, मेजर में पेनल्टी प्लस जी। क्लियर। मेजर ऑफेंसेस क्या है जिन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगेंगी, सेल ऑफ स्पोरियस सीड्स, सेल ऑफ नॉन रजिस्टर्ड सीड्स, ऑपरेटिंग एज अ डीलर प्रोड्यूसर नर्सरी विदाउट रजिस्ट्रेशन, एंड इट विल अट्रैक्ट अप टू 30 लाख ऑफ पेनल्टी प्लस 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये मेजर वाला ऑफेंस है। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में बोला गया। ये एक्ट स्ट्रेंथन करेगा रेगुलेशन ऑफ सेल्स, सीड सेल को, प्रोडक्शन को और इंपोर्ट को। नए रूल्स, नए एक्ट्स, नए रेगुलेशंस आएंगे, सॉरी नए आर्टिकल्स आएंगे जिसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे आप प्रोडक्शन करो, कैसे आप सेल करो, कैसे आप इंपोर्ट करो, उनके लिए गाइडलाइंस इशू किए जाएंगे। इससे क्या होगा जी, सीड का सप्लाई चेन इंप्रूव होगा और हाई यील्ड वैरायटीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, HYV सीड्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। Then it will enable the better enforcement through defined offenses categories। ठीक है, ज्यादा बढ़िया तरीके से हम इन रेगुलेशंस को एनफोर्स कर पाएंगे और जो ऑफेंस कैटेगरीज हैं ट्रिवियल, माइनर और मेजर, उससे हम ज्यादा लोगों को ये बता पाएंगे कि किस तरीके से आपके साथ नुकसान हो सकता है, उससे कैसे बचना। क्लियर। आगे चलते हैं, फार्मर्स रिलेटेड प्रोविजंस। फार्मर्स के लिए क्या प्रोविजंस है, फार्मर की जो वैरायटी है एग्जाम्प्ट है रजिस्ट्रेशन कराने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। फार्मर्स वैरायटीज मतलब वो फार्मर्स जो अपने लिए खुद सीड निकाल रहा है। फार्मर ने जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी क्रॉप लगाया, उससे अगर कोई सीड बचते हैं और उसको रीयूज कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। Will seek to protect the farmers from the fraudulent or low quality seeds? Yes. Encourage availability of tested and reliable seeds. ज़्यादा टेस्टेड और रिलायबल सीड्स की अवेलेबिलिटी को एनकरेज किया जाएगा विद दिस प्रोविजन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंडिया अलाइन करेगा सीड रेगुलेशन के साथ ग्लोबल लेवल पर, सीड क्वालिटी एनहांस होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी सीड क्वालिटी से बना है। ठीक है, तो बेटर एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, बेटर लोगों को नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, तो आपके प्रोडक्ट का इजीली एक्सपोर्ट भी शुरू होगा। ठीक है, इट विल एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स मिसिंग इन द 1966 एक्ट। अब इतना पुराना एक्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें लैग्ड होंगी। ठीक है, HYV सीड्स की बात तो होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात नहीं होगी। ठीक है, या नैनोडैप की बात नहीं होगी, तो इन चीज़ों की बात नहीं होगी, तो वो यहाँ पर अब कवर कर ली जाएगी। ठीक है, देन RBI के कुछ ट्रेड रिलीफ मेजर्स। RBI के ट्रेड रिलीफ मेजर्स ने, RBI कहता है हम ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो आई गेस ऊपर नीचे लग गया है वो जो पिक्चर था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो RBI के ट्रेड रिलीफ मेजर्स में RBI कह रहा है, जो मोराटोरियम वाला पॉइंट था उसके बारे में पढ़ते हैं। RBI कहता है जी मैं एक्सपोर्टर्स को हिट नहीं होने दूंगा, एक्सपोर्टर्स को नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं फैसिलिटेट करूंगा कि कैसे एक्सपोर्टर्स को नुकसान से बचाया जा सके। तो उसमें इजी डेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वल्नरेबल एक्सपोर्ट सेक्टर को, जैसा अभी हमने पढ़ा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, उनको बचाया जाएगा। सरकार कहते RBI कहते हैं हम ऐसा करते हैं, ऑल RBI regulated entities like commercial banks, NBFCs, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको हम ये निर्देश देंगे कि ट्रेडर्स जो कि एक्सपोर्टर्स भी हैं साथ में, उनको आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। ठीक है, देन टारगेटेड सपोर्ट मिलेगा उन सेक्टर्स को जिनको ग्लोबल टैरिफ हाइक से सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, लेदर, कारपेट्स, अपैरल, फुटवेयर, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
तो प्राइमरली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट लिखाना, टेक्सटाइल और अपैरल लिखाना, ठीक है, या लेदर लिखाना, वो साथ में समझ जाएंगे कि हाँ जी बच्चे को नॉलेज है कि कौन से सेक्टर ज़्यादा ग्लोबल टैरिफ लगने से हिट हुए हैं। तो इनको ज़्यादा जल्दी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई कहता मेरे अंडर जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं मैं उन सबको सिग्निफाई करूंगा, उनको ये बोल दूंगा कि हाँ जी आपको ये चीज़ों के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लोन मॉरेटोरियम। सरकार कहते सितंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के लिए अगर कोई एक्सपोर्टर नहीं अपना इंटरेस्ट या ईएमआई पे कर पा रहा तो उसको मॉरेटोरियम दे दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दी जाएगी उसकी ईएमआई। ठीक है, तो जो भी कोई लोन इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा वर्किंग कैपिटल पर, तो उसके लिए सरकार कहते 4 महीने का डिले कर देंगे। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर एक्रूड इंटरेस्ट कन्वर्ट कर देते हैं फंडिंग इंटरेस्ट टर्म लोन में, तो वो पेबल होगा आफ्टर 31 मार्च 2026 बट बिफोर सितंबर 30 2026। ठीक है, तो 6 महीने का आपको मोरेटोरियम दे दिया गया है। अगर आप ईएमआई इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए हैं सितंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 2025 के बीच में, तो आपको 30 सितंबर 2026 तक आपको पेमेंट करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर इंटरेस्ट लगेगा, कोई कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिलीफ के बारे में सरकार आरबीआई क्या कह रहे हैं, बैंक्स में रिकैलकुलेट ड्राइंग पावर, रिड्यूस मार्जिन्स और रीअसेस द लिमिट्स। बैंक्स को बोला गया है जितने भी एक्सपोर्टर्स ने आपसे लोन लिए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कितना लोन लिया है, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो और उनकी लिमिट को रीअसेस करो कि अगर उनकी लिमिट बढ़ती है तो उनको और ज़्यादा लोन प्रोवाइड करो। पैकिंग क्रेडिट ऑलरेडी अवेल्ड बिफोर 31 अगस्त 2025 में बी लिक्विडेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक सेल प्रोसीड्स। अगर कोई पैकिंग रिलेटेड क्रेडिट लिया है और अगर आप डोमेस्टिक सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस क्रेडिट को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। एंड प्रोसीड ऑफ द सब्सटीट्यूटेड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था, टैरिफ लगने के बाद वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो गया, तो मेरा लोन जो है वो लिक्विडेट कर दिया जाएगा, जो लोन 31 अगस्त 2025 से पहले लिए हो। क्लियर? तो ये फैसिलिटीज हैं जो आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम एक्सपोर्ट क्रेडिट टेन्योर एक्सटेंडेड फ्रॉम 270 डेज टू 450 डेज। ठीक है, वो लोन जो कि 31 मार्च 2026 तक दिए जाएंगे, उनका मैक्सिमम टाइम पीरियड पहले था 9 मंथ्स 270 डेज, अब उसको सीधा डबल कर दिया गया है 450 डेज। ठीक है, तो अब आप एक्सपोर्टर्स को ज्यादा लंबे टेन्योर के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को भी पता हो कि हाँ जी धीरे धीरे लोन उतारना है, तो धीरे धीरे सेल करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा सारे सिस्टम में, और जो डिलेड शिपमेंट्स हैं और जो स्लोअर ग्लोबल डिमांड है उससे भी हम टैकल कर पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन में रिलीफ मिला है। सरकार कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड जो दिया गया है उसमें हमने ये इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया है व्हेन कैलकुलेटिंग डेज पास्ट ड्यू अंडर IRACP नॉर्म्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल रीजनल एग्रीमेंट्स हैं उनमें जो भी कॉपरेशन होता है उसके जो भी एग्रीमेंट्स हैं वहां पे डेज पास्ट ड्यू मतलब मैंने किसी कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट किया, वो एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में से प्रोडक्ट शिप होना है 1 नवंबर को, नहीं हो पाया, 10 नवंबर को प्रोडक्ट शिप हुआ, तो वो 10 दिन के लिए आपको कोई भी पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं देनी होगी। जब आपका प्रोडक्ट शिप होगा तब उसके बाद से आपका लोन का इंटरेस्ट या ईएमआई पेमेंट शुरू होगा। तो ये एक मॉरेटोरियम साथ में प्रोवाइड किया गया है, बट ये एक्सक्लूड किया गया है, मॉरेटोरियम पीरियड में एक्सक्लूड किया गया है व्हेन कैलकुलेटिंग डेज पास्ट ड्यू अंडर द IRAC। तो आपका मॉरेटोरियम में हाँ ये है कि आप 30 सितंबर से पहले पहले लोन अपना ईएमआई या इंटरेस्ट क्लियर कर देना जी, हम आपको ये 4 महीने के लिए लोन माफ कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेजर विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिस्ट्रक्चरिंग, इसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कहा जाएगा, मतलब लोन माफ नहीं होगा। मॉरेटोरियम है, 4 महीने बाद पे करना है। ठीक है, 4 महीने बाद पे करना है, या 4 महीने की इंस्टॉलमेंट आपने 6 महीने तक बाद में पे करनी है, सितंबर 2026 तक पे करना है। आपका लोन कोई भी माफ नहीं होगा, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं मस्ट इंश्योर नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बोरोज क्रेडिट हिस्ट्री। अगर 4 महीने तक किसी एक्सपोर्टर ने नहीं ईएमआई पे किया तो उससे उस एक्सपोर्टर का सिबिल स्कोर खराब होगा, उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। तो CICs को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बोला जा रहा है कि भाई तुम उसके सिबिल स्कोर खराब मत करना अगर उसने 4 महीने तक ईएमआई इंटरेस्ट नहीं पे किया, क्योंकि सरकार उनको मॉरेटोरियम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सपोर्ट जो प्रोसीड्स हैं रियलाइजेशन पीरियड बढ़ा दिया गया है 9 मंथ से 15 मंथ तक। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, उधार पर एक्सपोर्ट किया,
मैं 9th मंथ तक ही वो पैसा रिकवर कर सकता हूँ और मुझे उस पर टैक्स देना होगा। अब वो बढ़ा के 15 मंथ्स कर दिया गया है। मतलब अगर आपका जो एक्सपोर्ट का प्रोसीड है, अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कवर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सरकार कहते हैं हम आपको फेमा की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। शिपमेंट ऑफ गुड्स अगेंस्ट द एडवांस पेमेंट, वो 1 साल के लिए परमिटेड था, अब उसका टाइम टेन्योर बढ़ा के 3 साल के लिए कर दिया गया। अगर मुझे एडवांस पेमेंट रिसीव होता है, फिर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर वो सारे गुड्स क्लियर करने होते थे। अब मैं 3 साल तक अपने गुड्स का एक्सपोर्ट क्लियर कर सकता हूँ एडवांस पेमेंट रिसीव करके। तो अच्छी चीज़ें हैं, हर तरीके से एक्सपोर्टर को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब कितनी स्ट्रांगली ये इंप्लीमेंट होती हैं, उसमें एक्सपोर्टर कैटेगरी को पता चलेगा कि कितने अच्छे से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार डेडिकेटेडली पॉलिटिकल विल के साथ काम कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या अपडेट आया? जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं आरबीआई के अंडर, उनको एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना होगा जिसमें कोई भी रिलीफ प्रोवाइड किया गया है बोरोवर वाइज, फैसिलिटी वाइज ट्रैक करते हुए उसका डेटा कंपाइल करना होगा। ठीक है, और फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार आरबीआई को रिपोर्टिंग प्रोवाइड करनी होगी एज ऑन 15th एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ। क्लियर? तो फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग तैयार कर। तो आरबीआई के ये कुछ जो भी गाइडलाइंस आए हैं वो अच्छे गाइडलाइंस हैं। किस तरीके से एक्सपोर्टर को हम बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल, उससे एक्सपोर्टर सेंटिमेंट इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। क्लियर? ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है? कहते जी लिक्विडिटी स्ट्रेस कम होगा एक्सपोर्टर्स के ऊपर, टैरिफ शॉक से वो बच पाएंगे। देन सडन डाउनग्रेड बाय रिलैक्सिंग एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, एकदम से जो डाउनग्रेड, अब यहाँ पे डाउनग्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्टर सोचे कि मैं फैक्ट्री बंद कर देता हूँ, मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, वो चीज़ें से इंडिया बच पाएगा। एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा और प्राइमरली कौन सी जो लेबर इंटेंसिव है, लाइक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। इंडिया का जो गोल है विकसित भारत 2047, उसमें इंडिया ने जो ट्रेड रिजिलियंस हासिल करनी है उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। सो दीज आर द करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में सीड्स बिल 2025 को लेकर एक सवाल बनाया मैंने। द बिल मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द सीड वेराइटीज कंपल्सरी एक्सेप्ट द फार्मर्स वेराइटीज एंड द वेराइटीज प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। ये भी हमने पढ़ा, ये स्टेटमेंट सही है कि सारी वेराइटीज पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बट जो फार्मर्स की वेराइटीज हैं और जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वेराइटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then, seed varieties notified under the Seeds Act 1966 will automatically be deemed registered। ये भी सही है, जो 1966 में रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिकली नए बिल में भी रजिस्टर्ड मानी जाएगी। The bill introduced 3 categories of offences: trivial, minor and major, with major offence attracting penalties up to 30 lakh and imprisonment of up to 3 years। ये भी हमने पढ़ा कि मेजर ऑफेंसेस में आपको 30 लाख तक का पेनल्टी और 3 साल तक की कैद हो सकती है। The existing Seeds Act 1966 already including mandatory registration of all the seeds। नहीं, ये गलत है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट 2025 के बिल के साथ आया है। सवाल में पूछा गया करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा सी, दैट ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के ट्रेड रिलीफ मेजर्स के बारे में सवाल आया। अंडर द मेजर अ मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू बिटवीन September 1 and December 31st, 2025 has been allowed with interest charged on a simple interest basis। ओके, पर इसमें हमने वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट की बात की थी, टर्म लोन की बात नहीं की थी, तो इसके बारे में एक सेकंड पढ़ते हैं। देन द मैक्सिमम पीरियड फॉर प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 270 days to 450 days एप्लीकेबल फॉर द क्रेडिट डिस्बर्समेंट टिल March 31। ये ठीक है, जिन क्रेडिट के लिए जो क्रेडिट 31 मार्च 2026 तक लेंगे उनका जो ओवरऑल जो मैक्सिमम पीरियड है वो 270 से 450 दिन कर गया, डबल कर गया। ये हमने अभी पढ़ा था, ये सही है। Granting moratorium on recalculating drawing power under these measures will be treated as restructuring under RBI's IRACP norms। वो restructuring नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपने पढ़ा था, ये गलत हो गया। Exporters have been extended time for realization and repatriation of export proceeds from 9 months to 15 months। ये भी हमने अभी पढ़ा कि वो अपना प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं, इनकम रियलाइज कर सकते हैं 9 मंथ से 15 मंथ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, मोरेटोरियम ऑन द टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन, दोनों ही दिए जाएंगे, चाहे मोरेटोरियम हो वर्किंग कैपिटल लोन का या टर्म लोन का, दोनों पर ही आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी वो गलत हो जाती है, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मानना है। IRACP के जो गाइडलाइंस है वो एक्सक्लूडेड है और रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मानना है, मोरेटोरियम ही मानना है।
पोस्टपोन किया गया है, पेमेंट्स को माफ नहीं किया गया। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया इनकरेक्ट, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा ए कि ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस मैं एक क्वेश्चन बना के लेके आया दैट द आरबीआई 2025 ट्रेड रिलीफ मेजर्स रिप्रेजेंटेड टारगेटेड मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्पॉन्स टू ग्लोबल टैरिफ शॉक्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड डिसरप्शंस। आरबीआई ने जो ट्रेड रिलीफ मेजर प्रोवाइड किए हैं वो टारगेटेड मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्पॉन्स है। हम टारगेट लेके हर अलग अलग मैक्रो लेवल के इंस्टेंस को स्टडी करके जो ग्लोबल टैरिफ शॉक्स हैं और एक्सटर्नल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हैं उनको स्टडी करके ये हमने ट्रेड रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए हैं। इसके लिए डिस्कस हाउ दीज मेजर्स एम टू सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट ए क्रेडिट मार्केट फ्रीज। क्लियर? तो ये डू 50 वर्ड्स में आप आंसर लिख के सबमिट कीजिएगा। आई विल चेक इट, आई विल प्रोवाइड यू द रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए करंट अफेयर्स के साथ, ज़्यादा मेंस रिलेटेड ये करंट अफेयर, एक्सपोर्ट सेक्टर आपका, कोऑपरेटिव सेक्टर आपका। ठीक है, ये जो हमने फैक्चुअल डेटा पढ़ा, नाम पढ़े ऐप्स के, या कोई भी हमने ट्रेड रिलीफ मेजर्स देखे, वो प्रीलिम्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको ये भी शो कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।